चलिए चले भाई, आप नए नए से लग रहे हो क्या, जाके बैठ गए हो? अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 128। चलिए देखें, सुने। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 128। अगर आपसे क्या कहा है, कल हमने जैसे मैंने कहा कि ये सीपी है, एसपी है और ये एमआरपी है। डिस्काउंट कहां से कैलकुलेट किया जाता है? डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है एमआरपी से। अगर मैं ये कहूं कि एसपी बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं सीपी और इंटू 100 और प्लस P%। और यह एसपी को आप लिख सकते हैं कि एसपी बराबर ये आएगा सीपी और इंटू 100 माइनस के लॉस परसेंट। ये बताया था एसपी के बारे में। अब हमने देखा कि एसपी कैसे आता है, तो एमआरपी और इंटू 100 और माइनस के डिस्काउंट परसेंट। ठीक है ना? ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एमआरपी और माइनस के डिस्काउंट और अपॉन 100। ये बताया था। फिर मैंने कहा एक से ज्यादा डिस्काउंट हो तो D1, D2, D3 और अपॉन 100 करते जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई देखिए, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, सुनिए। ये बताया था आपको। अब मैंने कहा कि ये भी एसपी को बताता है। देखिए, यहां से हमने कहा कि ये भी एसपी को बता रहा है और ये भी एसपी को ही बता रहा है, हाँ या ना? तो आप कह सकते हैं कि सीपी, ये दोनों को बराबर लिख दें कि नहीं? तो ये लिखेंगे सीपी और इंटू 100 और प्लस पी और अपॉन 100, और ये बराबर होगा एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या है? और 100 माइनस के डिस्काउंट और अपॉन 100। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो आएगा, सीपी अपॉन एमआरपी का जो रेशियो आएगा, वो आएगा 100 माइनस के डिस्काउंट और अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। यानी और बढ़िया राइटिंग में लिखें तो क्या लिख दें हम कि ये क्या होगा, सीपी का रेशियो कितना आएगा, 100 माइनस के डिस्काउंट, और एसपी ये एमआरपी का क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये हमने एक रिलेशन बना दिया कि अगर प्रश्न में क्या दिया हो, अगर यही हमने कहा कि प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 100 माइनस के डिस्काउंट, और ये क्या आएगा, 100 और प्लस के लॉस, माइनस के लॉस। ये चीजें हैं। ठीक है, इस पे हमारे कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे। केवल किस पे? जहां क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, ये क्या दिया होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस के साथ डिस्काउंट दिया होगा। प्रॉफिट या लॉस के साथ क्या दिया होगा, डिस्काउंट। अगर प्रॉफिट या लॉस के साथ अगर डिस्काउंट दिया है तो क्या होगा भाई, इसमें प्रॉफिट या लॉस के साथ अगर डिस्काउंट दिया है तो हमारे पास सीपी और एमआरपी का डायरेक्ट रेशियो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, सुनिए। देखें, क्वेश्चन नंबर है 128। कौन सा है, 128।
चलिए यह देखिए, सुनिए, यहां आपको कहा है कि किसी वस्तु की लागत कीमत 900 रुपए है, एक व्यक्ति 10% डिस्काउंट देकर इतने लाभ की चाहत रखता है, तो वस्तु का सीपी बताइए, वस्तु का सीपी बताइए। ठीक है ना? अच्छा, एमआरपी पूछा है तो एमआरपी बता देना। ठीक है, देखिए सुनिए, सबसे पहले हम डिटेल में करेंगे और फिर जो अभी हमने डायरेक्ट रिलेशन निकाला उस पर करेंगे। हमसे कहा है किसी वस्तु की सीपी कितना है, तो लागत कीमत कितनी है भाई, तो लागत कीमत है हमारे पास कितनी, 900 रुपए, और हमारी चाह कितना है, 25% लाभ चाहते हैं। तो 25% लाभ चाहते हैं तो एसपी बराबर कितना आएगा, तो 900 और इंटू 125 बटे 100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 गुना 5 45, 9 दूनी 18 और 4 22 और 9 और 11 आ गया। अब हम जानते हैं कि एसपी बराबर क्या होता है, एमआरपी और 100 माइनस के डिस्काउंट और अपॉन 100, आप ये जानते हैं, जानते हैं। तो आपने कहा एसपी हमने बता दिया है, कितना है एसपी हमारे पास 1125, एमआरपी हमसे पूछा है तो 100 और डिस्काउंट कितने का है भाई साहब, 10% का, तो 10% का डिस्काउंट हटा देंगे तो ये क्या बचेगा, 90 बटे 100 बच जाएगा। यहां से एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए और यहां से 9 से, तो 9 गुना 1 9, 9 दूने 18 और 9 गुना 5 45, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1250। ये एमआरपी और सीपी का जो रेशियो आ जाएगा, ये एमआरपी कितना आ जाएगा 1250। थोड़ा तसल्ली से देखिए, थोड़ा तसल्ली से देखिए, सुनिए, ये लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की लागत कीमत कितनी है, तो सीपी हमारे पास 100 है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर बताया है कि एसपी हमारा दोनों तरीके से काम करता है। एसपी बराबर अगर सीपी से अगर रेट करना है तो प्रॉफिट का केस है तो 100 प्रॉफिट अपॉन 100 हो जाता है, अभी अभी बताया ताजा तरीन आपको। और अगर एमआरपी से बताना है तो क्या हो जाएगा, एमआरपी और इंटू 100 माइनस के डिस्काउंट और अपॉन 100, हाँ या ना, हो सकता है। देखिए, तो आप सीधे सीधे इसको देख सकते थे कि ये दोनों बराबर हैं, कह दें कि नहीं कह दें, इसको कह दें कि हम ये कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ हमारे पास सीपी, एसपी बराबर क्या कर दिया, एसपी, तो एसपी को हम लिख सकते हैं सीपी का प्रॉफिट, सीपी का 100 और अपॉन ये अपॉन 100, और ये क्या आएगा, एमआरपी का 100 माइनस के डिस्काउंट और अपॉन 100, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। सीपी कितना है 900 और इंटू ये कितना है 25% का फायदा है तो 125। एमआरपी हमसे पूछा है तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 10 कम कर देंगे तो इतना, हाँ या ना, यहां से इसको कैंसिल कर दिया तो कितना 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1250। तो एमआरपी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1250। ये ज्यादा ठीक है, ये ज्यादा ठीक है। अब हम क्या है कि अगर हम फॉर्मूला रट के बैठे हुए हैं, यानी जो हमने अभी क्या है रेशियो निकाला था, अगर वो रेशियो रट के बैठे हुए हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे कर देंगे भाई। अगर हम ये रट के बैठे हुए हैं तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि ये सीपी है तो ये क्या है एमआरपी। अब जो चीज हमने सॉल्व की है अगर वो आपने डायरेक्ट याद रख ली तो क्या करोगे भाई, तो करेंगे 100 और माइनस के 100 और ये लिखा हुआ है, देखो कहां बताया था और पीछे था, ये रहा 100 माइनस के डिस्काउंट और 100 प्लस के प्रॉफिट अगर प्रॉफिट का केस है, 100 माइनस के डिस्काउंट और 100 माइनस के लॉस अगर लॉस का केस है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहां कि हमारे पास ये क्या है 100 और माइनस के डिस्काउंट और 100 और प्लस के क्या है प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट कितने का है 10% का, तो 100 में से 10 घटा दिए तो 90 बचेगा, बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं। और अगर मैंने 100 में क्या है प्रॉफिट जोड़ दिया तो कितना हो गया 125। अब आप जानते हैं कि सीपी हमें लिखा हुआ है कि 90 इकाई की वैल्यू कितनी है 900 रुपए, 90 इकाई की वैल्यू 900 रुपए है तो एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी
तो एक इकाई की वैल्यू आएगी 10 रुपए, तो यहां आ जाएगा हमारे पास एमआरपी आ जाएगा 1250 रुपए। एमआरपी कितना आएगा भाई? 1250 रुपए आ जाएगा हमारे पास एमआरपी। बोलिए, ये किसी का आधार कार्ड तो नहीं है आप में से? नाम है चंद्र प्रकाश, है कोई? तेरा लग रहा है। चलिए, फोटो से मिल रहा है ना, फोटो तो वो लगा है जैसे वो 5वीं क्लास वाला लगा है। नहीं नहीं, पता चल रहा है किसी बच्चे का लगा हुआ है। चलिए, हो गया ना? हो गया? तूने वो तीनों को ही गायब कर दिया, अकेला आधिपत्य हासिल कर लिया। चलिए, पुष्पा भाऊ बन गया अब तो तू, तीनों को हटा दिया। चलिए आगे देखिए क्या कहानी है, सुनिए। हो गया ना? कुछ पूछना है भाई? देखिए सुनिए, हमें पता है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर इतने का, अंकित मूल्य का आधा डिस्काउंट देने का मतलब 50%। अगर किसी भी सामान पर आधा परसेंट क्या है कि आप डिस्काउंट लेते हो, आधा डिस्काउंट लेते हो। आधा डिस्काउंट लेने का मतलब क्या है? 50%। आधे का मतलब क्या होता है? 50%। तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना? आधा डिस्काउंट लेता है यानी 50% डिस्काउंट। ये लिखा हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य का आधा बट्टा लेता है, मतलब अगर ये 50 रुपए की है तो आधा इसका कितना आएगा? 25 डिस्काउंट करेगा एमआरपी, तो ये कितना बचेगा? 25। तो आपने कहा कितने का डिस्काउंट है? 25। कहां से? 50 से। तो 100 पर कितना आएगा? तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 50%। अगर आपने कहा हमारे पास तो 500 रुपए की कीमत है, तो आधा डिस्काउंट देंगे तो कितना देंगे डिस्काउंट? आधा, 250। कितने की बचेगी? 250 की। कितना डिस्काउंट हो गया? तो ये भी कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 50%। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 50%। तो मेरे भाई अगर आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ हम जानते हैं, अब बार बार ये लिखोगे क्या? एसपी को सीपी से रिलेट करेंगे तो सीपी इंटू 100 और प्लस के प्रॉफिट, और यहां करेंगे तो ये आ जाएगा एमआरपी, और ये क्या आएगा? 100 और माइनस के डिस्काउंट। 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आएगा सीपी, और प्रॉफिट कितने का कमाते हो आप? 10% की हानि होती है भाई साहब। क्या होती है? हानि। तो अगर हानि होगी तो क्या करेंगे? ये सीपी से निकालेंगे। सीपी से क्या निकालते हैं? लॉस। कैसे निकालते हैं? लॉस का एसपी निकालते हैं, तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 10% का लॉस है तो कितना आ जाएगा? ये 90। यहां देखा कि एमआरपी, और ये आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट कितने का है? डिस्काउंट कितने का है? तो डिस्काउंट दिया है हमारे पास 50%, और लॉस लिखा हुआ है कितना? 10%। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 और बटे कुछ नहीं। हमें वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई? तो सीपी आ जाएगा हमारे पास 5/9 ऑफ एमआरपी। कितना आ जाएगा भाई? सीपी आ जाएगा भाई 5/9 ऑफ एमआरपी। कहीं है क्या? कौन सा हो गया? बी। कौन सा हो गया? बी हो गया। ठीक है, हो गया बी। पूछना तो कुछ है नहीं। एक आपके चक्कर में कोई नहीं पूछ रहा है, आप ही से सब आस लगा के बैठते हैं कि पूछ लेगा तो हमारा क्लियर हो ही जाएगा। चलिए भाई, पीएससी वाला आज नहीं आया? आज कहाँ है? अच्छा यहाँ हो, तो तुम दोनों टिक गए, वो एक कहाँ गायब कर दिया? कुछ साजिश तो नहीं है तुम्हारी? नहीं है? चलिए, अब तो आप फ्री फील कर रहे होगे तब से। केवल एक लाइन का चक्कर था, इस लाइन से आप दाएं बाएं हो गए तो अब ढूंढने पड़ते हो। चलिए देखिए सुनिए, आपसे कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो किसी अंकित मूल्य 500 रुपए। एक दुकानदार 5% छूट देने के बाद भी, एक दुकानदार 5% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो हमें क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंट कितना लिखा हुआ भाई? 5%। और प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है? 25%।
तो हम कह सकते हैं कि एसपी बराबर एसपी कह दें, तो ये भी एसपी और एसपी कह दिए। अब एसपी को सीपी से रिलेट करेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, और एमआरपी से रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस के डिस्काउंट। होगा या नहीं होगा, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो अब आपने देखा कि सीपी और इनटू प्रॉफिट कितने का है, 25 का, तो ये हो जाएगा 125। एमआरपी डिस्काउंट कितने का है, 5 का, तो 5 गुना 5 25 हो गया, और ये आएगा 19। तो आप यहां कह सकते हैं सीपी और अपॉन एमआरपी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19, और ये कितना आएगा, 25। तो अब आपको क्या लिखा हुआ, वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, तो अंकित मूल्य 500 है, तो यहां से 25 दूने 50, तो एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी, 20। बोलो हाँ या ना। अंकित मूल्य आ जाएगा हमारे पास कितना, तो यहां देखेंगे आपसे कि यहां पता चल गया कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो हमने कहा कि सीपी हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 19 इंटू 20 बराबर कितना, 380 रुपए। अगर आपसे पूछ लेता कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य ही क्या है, तो हम डायरेक्ट यहीं से निकाल देते कि एसपी बराबर कितना होगा, एमआरपी का, और कितने परसेंट का लॉस, 95/100। आ रही बात समझ में कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं है, नहीं हम तो यहां से बताएंगे, तो यहां से भी बता दीजिए। एसपी बराबर क्या होगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीपी का कितना, 100 प्लस पी अपॉन 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास, एसपी बताना है तो एसपी, सीपी कितना है 380, और ये कितना है 125 और बटे 100, ये आ जाएगा हमारे पास 4, 5/4। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 गुना 9 36, और 4 गुना 5 20, तो 95 गुना 5, तो ये कितना आएगा 125 यानी 475 आ रहा है क्या, 5 गुना 5 25, 5 गुना 9 45 और 2 47, ठीक है। तो एसपी अगर हमें चाहिए तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे क्या लगा देंगे, एमआरपी से कनेक्ट कर देंगे। अगर हमें एसपी चाहिए तो ऐसे करना पड़ेगा क्या, कितना करने के बाद, नहीं। अगर हमें एसपी चाहिए तो सीधे सीधे हमें क्या है, एसपी और एमआरपी का रिलेशन पता है, तो पहली बार में है कि नहीं है, क्या 500 का 5% निकाल दें, हाँ हाँ, तो वही तो रिलेशन तो वही है ना, 5% डिस्काउंट दोगे तो 500 का 5% निकालेंगे 25, और 25 कम करेंगे तो 425, कैसे भी कर लो। अब हम जानते हैं सीपी और एमआरपी। अब मान लीजिए हम तो क्या स्पीड के लिए रट के बैठे हुए, तो 100 माइनस के डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का है 5% का, तो 95, 100 प्लस प्रॉफिट कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 19, तो ये कितना आएगा 25, तो 25 बराबर कितना है 500, तो 1 बराबर कितना आ गया 20, तो 19 दूने कितना आ जाएगा 38। तो जिनको लगता है कि हमें थोड़ा कम लिखना पड़े और जल्दी करें, वैसे वहां कंफ्यूजन हो सकता है आपको, यहाँ कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। यहाँ केवल इतना करें कि ये स्टेप है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिखो 100 और प्लस पी, पी का मतलब 125। यहाँ सीधे सीधे क्या लिखो 100 माइनस के डिस्काउंट यानी 5 लिखो, डी मत लिखिए, ठीक है। तो खुद से अपने आप से कौन सा स्टेप आप हटा सकते हैं आप हटाइएगा। क्या ज्ञान दे रहा है ये, कुछ नहीं दे रहा है, हाँ तुझे पता नहीं चल रहा है, पहला दिन है क्या तेरा, तो कोई सा सही नहीं है दुनिया में, जो हमें ठीक लगे वही सही है। हाँ चलिए आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ जाए ना, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो तू कहीं और चला जाए। ये देखिए सुनिए, देखें सुने, ये लिखा हुआ है एक दुकानदार एक वस्तु को 180 रुपए में खरीदता है, यानी क्या लिखा हुआ है सीपी, और वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, तो ये बताइए।
तो हमें क्या है कि ये दोनों बात मिल जाएं तो हमारा काम बड़ा ही आसान हो जाता है। कौन कौन सी बातें? तो हमने कहा डिस्काउंट, और या तो प्रॉफिट मिल जाए और या क्या मिल जाए, लॉस। तो डिस्काउंट के साथ अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस लिखा हुआ है तो हमारी जो जुगाड़ है, कॉन्सेप्ट ही है, वो आपको समझाया है तो वो सीधे सीधे लग जाएगी। आपने कहा क्या? तो हमने कहा ऐसे केस में हमें क्या लिखा हुआ है, सीपी लिखा हुआ है, तो या तो हम क्या है, एसपी बराबर एसपी। लेकिन कब तक लिखोगे ऐसे? अब बच्चे तो हो नहीं आप, तो ये आएगा 100 और प्लस के प्रॉफिट और अपॉन 100। यहां आएगा 100, ये आएगा एमआरपी, और ये कितना आएगा 100 माइनस के डिस्काउंट और अपॉन 100। आप देखेंगे 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब सीपी प्रॉफिट कितने का है भाई साहब? 20% का प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा 120, और डिस्काउंट कितने का है 10% का, तो ये आ जाएगा 90। यहां हमसे कहा गया है कि डिस्काउंट और प्रॉफिट ये लिखे हुए हैं, डिस्काउंट 10% का है, प्रॉफिट 20% का है। तो विशाल भाई आप यहां देखेंगे 30 गुना 3 और 30 गुना 4, तो अब आप देखेंगे सीपी और ये क्या है एमआरपी। ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना 3/4। अगर रेशियो पे अगर आप नहीं करना चाहते तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। आप यहां देखेंगे कि सीपी का मान कितना है, तो सीपी लिखा हुआ है हमारे पास 180 और एमआरपी हमसे पूछा हुआ है, तो ये 3 और ये 4, तो 3 गुना 6 18, तो एमआरपी आ जाएगा हमारे पास, एमआरपी बराबर कितना आएगा, ये 6 गुना 4 24, यानी कितना आएगा 240। ठीक है, तो यहां कंफ्यूजन का कोई काम नहीं है। यहां क्या होता है कि यहां आप फिर क्या है कि ज्यादा होशियार बन के और फिर आप ढूंढते रहते हैं, क्योंकि यहां करते हैं हम 100 माइनस डिस्काउंट यानी 90, और यहां करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट यानी कितना 120। तो यहां आप ज्ञानचंद बन जाते हैं। क्या कि यहां आप डिस्काउंट सीपी में से क्यों घटा रहे हो और ये एमआरपी में क्यों जोड़ रहे हो। आगे चल के आप जब भी क्या है पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे ही मैं लिखा गया, अभी तो आप इतना दिमाग लगा नहीं रहे, बाद में ये देखेंगे कि ये कैसे कर दिया इन्होंने, 100 माइनस डिस्काउंट कैसे हो सकता है सीपी, और 100 प्लस प्रॉफिट कैसे हो सकता है एमआरपी। कहीं ना कहीं कोई चक्कर है ये। तो वो आप क्या है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने देखा कि ये 3 है तो ये कितना है 4 है, तो 3 बराबर कितना 180, तो 1 बराबर कितना 60, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 240। 4 बराबर आ जाएगा हमारे पास 240, 4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 240। ठीक है ना, 4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 240। कुछ पूछना है किसी को भी? नहीं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर आपका टेस्ट भी है, मैंने बता दिया था ना अगले संडे में। देखिए अगर नहीं बताया हो तो आज फिर बता दिया। बढ़ जाए भाई। हाँ, इसी का प्रॉफिट एंड लॉस का। यह देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए एक साइकिल विक्रेता 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 26% लाभ की चाहत रखता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य इतना है, तो वह इसके लिए कितने चुकाएगा बताइए। आपने यहां देखा कि ये लिखा हुआ है अ साइकिल डीलर आफ्टर डिस्काउंट 10% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%, व्हाट डज ही पे फॉर अ साइकिल हुज मार्क प्राइस इज ये। देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है एसपी और ये लिखा हुआ है वही एसपी, तो अब मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे लिख रहा हूं अब सीपी और 100 और प्लस के पी का मतलब 26 और अपॉन 100, तो 26 प्लस में भी क्यों करे, सीधे 126/100 क्यों नहीं कर रहे हो। और ये आएगा एमआरपी, तो 100 माइनस के डिस्काउंट तो कितना आएगा 90 और बटे 100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा
और ये 9 से कैंसिल करेंगे तो 10 और 9 से कैंसिल करेंगे तो 14। तो ये आएगा सीपी और अपॉन एमआरपी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा भाई, तो ये आएगा 10 अनुपात कितना 14। अब आपसे कहा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य हमारे पास कितना 540। तो आप यहां देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यानी दुकानदार उस साइकिल को कितने में खरीद के लाया होगा, तो दुकानदार लाया होगा साइकिल को कितने में 600 में खरीद के। ये ग्राहक का नहीं है, ये किसका है, दुकानदार का है। दुकानदार के लिए सीपी क्या है, तो दुकानदार ने 600 रुपए का कोई सामान था और उस पर लिख कितना दिया 840। अब वो आराम से आपको कितने का डिस्काउंट देगा, 10% छूट देने के बाद भी 26% से मजे करेगा, 26% का लाभ कमाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए भाई, सुनिए, देखिए इसके बाद की क्या कहानी है, जरा ध्यान दीजिए। ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 132। क्वेश्चन नंबर 132 तो हो ही गया है। अब देखिए 133, ये लिखा हुआ है एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी कीमत 200 रुपए है पर 25% का डिस्काउंट देने के बाद 35% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य बताइए। तो सीधे सीधे क्या करेंगे भाई, सीपी और इनटू प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें यह देखना है कि प्रॉफिट कितना है। तो ये लिखा हुआ है प्रॉफिट है 35% और डिस्काउंट कितने का है 25%। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये क्या आएगा 100 और प्लस प्रॉफिट यानी 135/100 और ये एमआरपी, तो ये क्या आएगा 100 और ये डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का 25 का, तो 75/100। बोलो हाँ या ना, हाँ। अब अगर आप इसको 15 से कैंसिल कर दें, 15 और 15 गुना 9, तो सीपी और एमआरपी का जो रेशियो आएगा हमारे पास, तो सीपी और एमआरपी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5/9। अब हमसे कहा गया है सीपी लिखा हुआ है 200, तो ये 200 और बटे 5 और बटे 9 और बराबर क्या है ये एमआरपी। तो मेरे भाई यहां से ये कैंसिल कर देंगे तो 40, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एमआरपी बराबर कितना आएगा भाई, तो 9 गुना 4 36 यानी 360। एमआरपी आ जाएगा हमारे पास 360। अगर आपने ये ठीक ठाक रट लिया है, इसमें याद रखना पड़ेगा, यहां याद रखने का कोई कॉलम नहीं है, यहां याद रखना पड़ेगा हमारे पास क्या 100 माइनस के डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है तो ये 75 बचेगा, 100 प्लस के प्रॉफिट तो 135 आएगा, 15 से कैंसिल किया तो कितना आएगा 5 और 15 गुना 9। अब ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना 200, तो 1 बराबर 200, 5 बराबर 200, तो 1 बराबर कितना है भाई 40। तो यहां देखेंगे ये कितना आएगा, तो 9 गुना 4 36, ये आ जाएगा 9 गुना 4 36। ठीक है, आ जाएगा। अब देखिए आगे, अब आपको लग रहा है कि दुनिया थोड़ी सी आसान है, इन क्वेश्चनों में तो लगना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या कहानी है, ये लिखा हुआ है यह देखिए सुनिए, एक दुकानदार को अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज्यादा लिखना चाहिए कि उसे अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट देने के बाद भी 32% का लाभ हो जाए। ये आपसे पूछ रहा है क्या कि अंकित मूल्य को सीपी से कितना ज्यादा, एमआरपी को सीपी से कितना बढ़ाकर लिखें कि हमारी सारी हसरतें पूरी हो जाएं। हसरतें क्या हैं कि 12% का डिस्काउंट और 32% का लाभ। क्वेश्चन जब हमने पढ़ा कि हम सीपी को एमआरपी से कितना ज्यादा लिखें, तो क्वेश्चन पढ़ने से हमारे दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए कि सीपी को
एमआरपी से कितना ज्यादा लिखें। यानी हमें ये जानने के लिए सीपी और एमआरपी दोनों का रेशियो या दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि हम एमआरपी को सीपी से कितना परसेंट ज्यादा लिखें, एमआरपी को सीपी से, तो हम ये क्वेश्चन में देख रहे हैं कि किन किन का कंपैरिजन हो रहा है, किस किस का हो रहा है, सीपी का और एमआरपी का। अगर सीपी और एमआरपी का कंपैरिजन हो रहा है तो हमें उस रिलेशन की तरफ जाना चाहिए जहां सीपी और एमआरपी का रिलेशन हमें डायरेक्ट मिल जाए। तो अब हमने कहा सीपी और एमआरपी का कहां मिल जाता है, तो सीपी और 100 और प्लस कितना है प्रॉफिट, और अपॉन 100 माइनस के क्या होगा, 100 माइनस के डिस्काउंट। तो ये 100 और माइनस के डिस्काउंट अपॉन ये आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, डायरेक्ट सीपी और एमआरपी का रेशियो मिल जाएगा। यानी 100 से 100 कैंसिल हो गया तो ये आएगा सीपी। प्रॉफिट कितने का चाहिए, 32 का, तो ये 132। अब हमने कहा कि एमआरपी ये है और हमें लॉस कितने का चाहिए, डिस्काउंट कितने का, 1288। अब भाई अब अगर आपको पढ़ा 44 दूने 88 और 44 गुना 3 32, लेकिन आपने कहा हमें 44 का नहीं आता, कोई बात नहीं भैया, आपको आता कौन सा है ये बता दो। 8 का आता है तो 11 गुना 8 88 और 11 गुना 12, फिर इसको एक बार और कैंसिल कर दो, 4 दूने 8, 4 गुना 3 12। तो सीपी और ये कितना है, एमआरपी। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो आ जाएगा, अब कितना आएगा। तो आप जानते हैं कि 2 रुपए का सामान था, 2 रुपए का सामान था और उस पर कितना लिखा हुआ है, 3 लिख दिया, तो बढ़ाया है। तो कितना परसेंट इंक्रीज किया है, हम देखेंगे कि कितना परसेंट इंक्रीज किया है, ये हमें देखना है। तो आपने कहा 1 बढ़ाया है, लेकिन कहां से बढ़ाया है, 2 से। तो यहां क्या लेंगे, जहां से बढ़ाएंगे वो 2 और इंटू 100। तो 2 से 3 होने का, वैसे तो अगर आपका परसेंटेज ठीक ठाक है तो 2 से 3 होने का मतलब डायरेक्ट 50% होता है। अगर आप परसेंटेज के रेशियो को आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो 2 से 3 होने का मतलब क्या है, 50% का इंक्रीज है, ये हो जाएगा। आप प्रॉपर घर जाके लिखते हो इनको कि नहीं लिखते, नहीं लिखते। देखिए जो नहीं लिखते हैं उनको अभी तो ठीक लग रहा होगा कि हमारे पास सारे के सारे पेज हैं, लेकिन यकीन मानिए कुछ नहीं हो पाएगा। बाद में आपको क्या है कि जब फाइनल क्या है कि सिलेबस हो जाएगा, ये 2 महीने 4 महीने निकल गए तो फिर आप कुछ करने लायक स्थिति में नहीं रहोगे। अभी भी एक बच्चा आया था, वो यही बता रहा था, उसने लगातार 1 साल तक तो हमारे यहाँ पढ़ना है, तभी आप पूरा सिलेबस पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम अभी वो चालाकियाँ नहीं सीख पाए हैं या हम वो सीखना नहीं चाहते कि चलिए अब इसको निपटा दें। पूरा का पूरा पहले ही सिलेबस बच्चे के हाथ में होता है तो उससे ना कम किया जा सकता है, ज़्यादा तो हो जाता है, आप आगे चैप्टरों में देखोगे, लेकिन कम नहीं हो सकता। तो सिलेबस का ड्यूरेशन ठीक ठाक रहता है। अब क्या है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो उससे ज़्यादा अभी क्या है, नहीं तो आपसे मिलवा भी देती। पहली बार में उसने सीजीएल में 176 का स्कोर किया है, फर्स्ट टाइम, पहला अटेम्प्ट है, और संभावना तो ये है कि इंस्पेक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी टायर 3 का जो तीसरा टाइप पेपर है उसमें भी अभी कुछ बचा हुआ है, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, वही क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन अभी तक की ओवरऑल कहानी है, ऐसा लग रहा है कि इंस्पेक्टर की तरफ जा रहा है, लेकिन तो कहीं ना कहीं नौकरी तो हो जाएगी। कल परसों भी एक बैच में आया था, आपके में नहीं आया था, सुबह वाले बैच में आया था एक लड़का, वो भी इंस्पेक्टर था, उसको बेंगलुरु में लिए इंस्पेक्टर एक्साइज में। लेकिन सब बच्चों में जब भी कॉमन चीज एक ही देखोगे कि सबसे पहली तो कंसिस्टेंसी, लगातार बैठने की क्षमता, और लगातार बैठना तब और कठिन हो जाता है तब आपको चीजें आती हैं। जब आता नहीं है तो बैठने में कोई समस्या नहीं है। सबसे कठिन काम क्या है, जब आपको आता है, आपको मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ाए लेकिन उसमें से 8 पहले से ही आ रहे हैं, फिर उन 2 के लिए बैठना या वो 10 में से उस 1 के लिए बैठना, वो सबसे बड़े धैर्य की बात है, वो सबसे कठिन काम है। आते हुए फिर भी सीखने की चाह रखना, उनका सिलेक्शन होता है लगातार वालों का।
तो पहली शर्त ये है, पहली सीढ़ी ये है कि आप कंटिन्यू रोज का रोज काम करिए, इसके अलावा कुछ नहीं करिए। रोज का काम रोज इतना करते रहिए, धीरे धीरे आपको सारे के सारे चैप्टर। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि आपको ध्यान लिखने नहीं दे रहे हैं। पहले तो जानबूझ कर क्या है, आपके जाने अनजाने में नोट्स तैयार हो जाते थे। अब आप में से 50% ऐसे आलसी है, महा आलसी, जो इन चीज़ों को रोज की रोज नोट नहीं कर रहे होंगे, और वो रिवीजन नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं दस्तावेज, उनके तो सीधे दिमाग में है। ऐसा ही है ना, और दिमाग की चीज़ें आपको याद हैं, क्योंकि पुरानी बचपन की बहुत सारी यादें हैं जो अभी तक बुलाई जा रही। तो वैसे ही आपको मैथ्स भी लग रहा है कि मैथ्स भी नहीं भूलेंगे। देखिए हो या नहीं। अब कोई बच्चा है, अगर वो लगता है उसे कि नहीं भाई मैं तो इसको आसानी से बना ही सकता था, ऐसा इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से ये ऐसे नहीं है कि एक दिन में आ जाए। क्वेश्चन पढ़ने से हमें एक दिन में ये नहीं पता चलेगा कि सीपी को एमआरपी से कितना % बढ़ाएं। हमें धीरे धीरे एक बार दो बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि सीपी से एमआरपी को कितना ज़्यादा लिखा गया है। यानी सीपी और एमआरपी चाहिए पहले, तो उसके बाद कुछ और कहानी देखेंगे। और सीपी और एमआरपी का रिलेशन हम जानते हैं कि ये सीपी है तो ये क्या है, एमआरपी है। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 12 का है तो 88 हो जाएगा, और 100 प्लस प्रॉफिट यानी 132। आगे जब आप डिविजिबिलिटी पढ़ लोगे, या पढ़ ली होगी या पढ़ लोगे, तो जब विभाज्यता के नियम पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए कैंसिलेशन आसान हो जाता है। कैंसिलेशन आसान हो जाता है। अगर प्रॉपर वे में आपने परसेंटेज को पढ़ा हुआ है तो 2 से 3 होने का मतलब सीधे सीधे 50% हमें ज्ञात होता है कि ये 2 से 3 होने का मतलब 50% का वृद्धि होती है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि 3 से 2 हो रहा है तो कितने की कमी है, कितने की, 33 1/3% की, क्योंकि यहां कितने की कमी है, 1 की। कहां से, 3 से। तो 1/3 का फ्रैक्शन होता है 33 1/3%। चलिए भाई, इसके बाद कौन सा है अगला प्रश्न। ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का लाभ कमाने के लिए सूची मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। वही है, आपसे कहा है 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का लाभ कमाता है, तो जो एमआरपी है उसको सीपी से कितना ज्यादा लिखना चाहिए। तो हम जानते हैं कि इनके क्या होता है कि सीपी और 100 प्लस पी और अपॉन 100 बराबर आ जाएगा एमआरपी, और ये 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। अब हमने कहा सीपी और ये कितना है, प्रॉफिट कितने का चाहिए हमें, 8% का, तो 108। डिस्काउंट कितने का चाहिए भाई, 10% का, तो कितना आएगा, 90। हाँ या ना। तो आप यहां से देखेंगे सीपी और ये क्या है, एमआरपी। सीपी और एमआरपी 18 गुना 5 और 18 गुना 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, और ये कितना आएगा, 6। तो 5 रुपए के सामान पे कितना लिख रहे हो आप, 6। 5 रुपए के सामान पे कितना लिख रहे हो, 6। तो आपने कहा कितना इंक्रीज कर दिया, तो आप देखेंगे जो इंक्रीज किया है वो 1 किया है। कहां से, 5 से, क्योंकि सीपी से बढ़ा रहे हैं ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20%। अगर आपको थोड़ी सी परसेंटेज ठीक ठाक है तो 5 से 6 होने का मतलब 20% होता है। 5 से 6 होने का मतलब क्या होता है, 20% होता है। क्या ज्ञान की बात बता रहा है ये, कुछ नहीं बता रहा है, हमारे मतलब की नहीं है। मतलब ऐसा कहो ना कि बता तो रहा है लेकिन आप इन बातों में क्या लोगे, ये हमारे दौर की बात है, ऐसा कुछ है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन से ही संबंधित है, फिर तो बताई जा सकती है। क्या कह रहा है बता, हाँ क्या कह रहे हो, मुझसे पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा ना। जैसे आप क्या है कि क्वेश्चन गलत जगह पूछ लेते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाती है। जैसे मेरे साथ होता है, मेरा बेटा है वो क्रिकेट खेलता है, मतलब उसको अभी शौक है, उसके क्या है शौक बदलते ही रहते हैं। 2-3 महीने ये करेगा,
उसके बाद करेगा नहीं अब तो बैडमिंटन, वो मैंने सिंधु वाली फिल्म देखी है, बैडमिंटन खेलेंगे। उसके बाद तब तक कोई और कुछ ऐसा देख लिया, मिल्खा सिंह देख ली, तो फिर धावक बनने के लिए मैं भी कहता हूँ कर ले। हाँ हाँ, पुष्पा देख ली तो वो ऐसे ही टेढ़ा ही होता रहता है, अभी ऐसे ही टेढ़ा होता रहता। मैंने कहा क्या कोई हाथ पांव में दिक्कत है कि नहीं, बस ऐसे ही। केजीएफ आ गई क्या? अच्छा, तो मैंने खुद नहीं देखी, अब मैं दिखा दूंगा। अब वो आजकल क्या है कि क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट खेलने के बाद जब आउट हो जाएगा फिर मुझसे कहेगा पता है ना मैं आज ऐसे, अब ये बताइए कि इस बॉल को मैं कैसे खेलूं। तो मैंने कहा यार हमारे ज़माने में तो बैट से नहीं लगती तो पैर से दे देते थे और उसके बाद रन भाग लेते थे, बेईमानी कर लेते थे। अगर मान लीजिए मैच ही जीतना है और हार रहे हैं तो बेईमानी शुरू हो जाती थी उसके बाद कि अब पैर पे बैट चल ही नहीं रहा भाई, तो हाथ पैर में भी अड़ गई तो क्या कसमें खा जाते थे कि यहाँ टच होके गई है, होके गई है बस, हाँ किसकी कसम खाना है वो खवा लो। तो मैंने कहा यार ये क्वेश्चन आप गलत जगह पूछ रहे हो। आप मुझे पूछोगे कि इस बॉल पे मैं कैसे डिफेंड करूं या इस बॉल को मैं कैसे खेलूं, तो इस विषय में मुझे कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं। ये हम जब खेले तो हम ऐसा तो है नहीं किसी कोच के अंडर में खेले, हम तो भैया बल्ला उठा के निकल गए, काम वाम से बचने के लिए घर वाले कुछ नहीं कहे तो घर से दूर चले गए 1 आध किलोमीटर, जिससे क्या है कि अब घर वाले आए तो लट्ठी लेके आए सीधे। वैसे संदेशा भिजवाने से तो आएंगे नहीं, एक बार निकल गए तो मैं उससे यही कहता हूं कि क्वेश्चन तो पूछ, लेकिन सही क्वेश्चन और सही व्यक्ति से पूछ। अगर मुझे तू मैथ्स की बातें पूछेगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब क्रिकेट की बातें हो वो भी टेक्निकल बातें पूछे कि ये उसकी इन स्विंग बॉल हो जाती है तो मैं एलपीडब्ल्यू हो जाता हूँ, कभी एज लेके चली जाती है, तो गलत जगह पूछ रहा है। आप अगर कोच को पूछेंगे तो वो कहता है कोच से मुझे इतना डर लगता है जितना आपसे भी नहीं लगता। अब कोच के साथ समस्या ये है कि कोच से वो डरता है। तो मैंने उसके कोच को फ़ोन लगाया, भैया ऐसी बात है कि ये आपसे डरता है तो आप ही इसको पूछ लिया करो कभी कभार, क्योंकि लगातार अगर ये आउट हो रहा है किसी पे तो आप इससे बात कर लिया करो। तो ठीक है ठीक है, तो वही मैं आपसे बता रहा हूँ, आपके जो क्वेश्चन है और यहाँ से रिलेटेड हैं तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ बगल वाले की तुलना में। हाँ, तो मतलब एक बात को कहने के लिए मुझे कितनी लंबी कहानी सुनानी पड़ी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आती। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर बात को सही बता सकता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस विषय के बारे में आपको ठीक जानकारी दे सकता हूं। तो जब भी हमें प्रश्न करना हो तो हमें ये देखना है कि ये प्रश्न कौन सही जवाब दे पाएगा इसका। हर प्रश्न हर किसी से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। देखिए आगे की कहानी क्या है, इस मुद्दे पे आते हैं। हो गया ना भैया, चलिए बात समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं। चलिए यहां देखिए, अभी फिल्म की बात आप कर रहे हो तो केजीएफ की जगह मुझे अभी वो देखनी है, वो नहीं देख पाया मैं, मिर्जापुर नहीं देख पाया। मुझे क्या है कि लगातार लोग सजेस्ट कर रहे हैं, अच्छी है नहीं। अभी मैंने क्या है कि जितना 2-3 वेब सीरीज देखी हैं, इंदौरी इश्क, हाँ इस महीने में तो देखी जा सकती है। हाँ मेरे साथ क्या होता है समस्या कि मैंने पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल यानी 2020 में लॉकडाउन लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि अब आप फ्री हो गए तो क्या करोगे। मैंने कहा फ्री हो गए तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि स्टूडेंट को क्या है कि सेटिस्फाई करना बड़ा कठिन काम है, कुछ ना कुछ वो उल्टा सीधा पूछता ही रहता है। लेकिन तब भी क्योंकि लगातार 5-6 साल से एक दिन के लिए फ्री नहीं थे और एकदम से टोटली फ्री। अब मैंने उस समय क्या है कि 1-2 वेब सीरीज देखना चाहिए, तो मेरे साथ ये हुआ कि उसमें ऐसा नशा कि आपने सुबह 9 बजे जैसे ही मैं उठा और तब से बैठ गया तो रात के 2 बज गए, वहीं खाना खा लिया, वहीं ये खा लिया, कहीं ये खा लिया। मैंने कहा ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। मतलब मेरे साथ ये हुआ, मैं ये नहीं ऐसे टुकड़ों में नहीं जी पा रहा था कि आज एक पार्ट देख लिया अब कल तो हाँ वो पूरा क्लियर फेंकना चाहिए। तो इस चक्कर में मुझे लगा ये तो बहुत तो तगड़ी बीमारी है ये तो।
फिर नहीं देखें? हाँ। नहीं नहीं, वो तो मैंने क्या है कि उसके बाद मैंने कोई वेब सीरीज देखी ही नहीं, मतलब 2020 में देखी थी, उसके बाद नहीं देखी। पंचायत देख ली थी उस समय, पंचायत देखी है आपने? हाँ। हाँ, तो उस दौर में ही देख ली थी। एक कौन सी आई थी, आर्या आई थी, कौन सी आई थी, तो उस दौर में देखी थी। लेकिन मुझे लगा ये तो खतरनाक चीजें हैं, मतलब पूरे दिन अकड़ गई थी, ये कमर बिल्कुल ऐसे देख रही। सुनिए, सुन लें, बात नहीं करें, शांत हो जाएं, शांत हो जाए। तो मैं थिएटर में देख लेता हूं। एक दिन मैं गया था तो ये घूम रहा था उधर, ये वाला घूम रहा था, ये वाला। मैं गया था एक दिन, मैं गया था, कौन सी फिल्म देखने गया था, एक जो मुझे समझ में नहीं आई, वो कोई, अरे ये स्पाइडरमैन फ्री फ्रॉम होम ऐसा कुछ थी। हाँ, हाँ, तो वो देखने गया। तो हालांकि मैं इसलिए देखने गया कि बच्चों को दिखानी थी, तो मैं बैठा बैठा देखता ही रहा। कुछ आ रहा है समझ में, मैंने कहा तुम्हें आ रहा है कि हाँ, तो मैंने कहा बस ठीक है। ये देखिए, आपसे कहा गया है कि 10% का डिस्काउंट देता है तो ये, और प्रॉफिट लेता है तो ये, तो 18 गुना 5, 18 गुना 6, और 5 से 6 होने का मतलब कितना, 20% बढ़ाना पड़ा। ठीक है ना? आगे देखिए, तो 2020 से 22 आ गया। देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है, एक व्यापारी ये घड़ी को 450 रुपए में खरीदता है और उसके सूची मूल्य को इस प्रकार तय करता है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए। तो हमें जो चाहिए वो मिल रहा है, क्या, 10% का डिस्काउंट और 20% का लाभ। तो आपसे कहा है उसका सूची मूल्य क्या होगा, उसका सूची मूल्य क्या होगा। तो हमने वही लगा दिया भाई कि सीपी और एमआरपी का चक्कर क्या है। तो सीपी और ये कितना आएगा, 100, और प्लस के प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का है भाई, 20% का, अपॉन 100। यहां देखेंगे एमआरपी कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 100 माइनस के डिस्काउंट, यानी 100 और माइनस डिस्काउंट कितना है। तो हम क्यों कर रहे हैं ये, अब तो हमें बातें समझ में आ गई। तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120/100, और 100 माइनस के डिस्काउंट यानी 90/100। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। ये और ये 3 और ये 4, तो सीपी और ये एमआरपी। तो आप देखेंगे 3 कितना है ये, तो 3 बराबर लिखा हुआ है 450। ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता, बात नहीं करिए भाई साहब, बात नहीं करिए। तो ये आ जाएगा एमआरपी और ये 3/4। यहां से देखेंगे तो 150, तो एमआरपी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 60। कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, ये आ जाएगा 60। आगे बढ़ जाएंगे, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर है 137। 137, तो 137 में अगर आप देखेंगे, देखिए ये देखिए, इसको पढ़िए और कोशिश करिए करने की, कुछ समझ में आ रहा है क्या। एक बार अपने आप से प्रयास करिए, एक बार अपने आप से प्रयास करिए। चलो भाई, हमारे कुछ समर्थन में ये कह रहा है कि सभी के साथ होता है ऐसा ही, 8-8 घंटे का, 10-10 घंटे की शिफ्ट समर्थन में आ गए कुछ बच्चे, तो इसलिए मुझे ये एहसास हो गया कि मैं गलत नहीं था। चलिए बढ़ जाए भाई आगे। देखिए सुनिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात इतना है और उनके प्रतिशत लाभ और बट्टे का अनुपात ये है। सुनिए भाई, हमने कहा कि ये प्रॉफिट है, तो ये क्या है, डिस्काउंट है।
तो प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो कितना है, 3:1। तो हम ये कहेंगे कि ये आ जाएगा 3x% और ये कितना आएगा, 2x%। हाँ या ना, हो जाएगा। अगर इनका रेशियो कितना है, 3 और 2 है, तो इनका क्या होगा कि ये 3x% इसका क्या हो गया, प्रॉफिट, और 2x% इसका क्या हो गया, डिस्काउंट। अब हम जानते हैं कि ये आ जाएगा सीपी और इंटू 100 और प्लस के प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है, 3x और बटे 100। यहां देखेंगे ये एमआरपी और इंटू 100 माइनस के डिस्काउंट यानी 2x बटे 100, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। अब आप देखेंगे ये सीपी है तो ये क्या है, एमआरपी है। ये आएगा 100 माइनस के 2x और ये आ जाएगा 100 प्लस के 3x। तो भाई अगर आप यहां देखेंगे कि सीपी और एमआरपी का रेशियो पहले से ही हमें कितना लिखा हुआ है, सीपी और एमआरपी का 2/3 बराबर कितना आएगा, 100 और माइनस के 2x और ये आएगा 100 और प्लस के 3x। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। यहां करेंगे तो ये आ जाएगा 200 और प्लस के 6x बराबर ये आएगा 300 और माइनस के 6x। यहां अगर इस 6 को इधर ले जाएंगे तो 6 और 6 12 और ये 200 को वहां ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100। तो 4 गुना 3 और 4 गुना 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25/3 आ जाएगी। डिस्काउंट पूछा है कि डिस्काउंट कितना है भाई, तो डिस्काउंट कहा है हमने कितना, तो ये 2x है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुना 25/3, तो ये आएगा 50/3 और 50/3 का मतलब होता है 16/2/3% और 16/2/3% का मतलब होता है 16.67%। ठीक है, हो जाएगा। हालांकि जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो पहली बार में हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमें तो आदत है बिल्कुल पका पकाया खाने की, खुद से तो कुछ करते नहीं। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि डेटा आपको इजीली नहीं दिख रहा है, थोड़े से हाथ पैर आपको चलाने पड़ेंगे। अब यही क्या है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये सीधे सीधे हम इस स्टेप पे आ सकते हैं, सीधे सीधे हम इस स्टेप पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, सीधे सीधे हम इस स्टेप पे आ सकते थे। कैसे करना था भाई, कुछ नहीं करना था। हम जानते हैं कि सीपी और एमआरपी का रिलेशन क्या है, तो आपने कहा सीपी और एमआरपी का रिलेशन क्या है, तो सीपी और एमआरपी, तो ये लिखा हुआ है 2 और बटे 3, तो ये लिखा हुआ 100 माइनस के डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का है, 2x का, और 100 प्लस के प्रॉफिट ये कितने का है, 3x का। बस यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे सीपी और एमआरपी। तो ऐसा आप कब कर पाएंगे, कब कर पाएंगे ऐसा आप, जब आपको चीजें कई बार आपने पढ़ी होंगी तो ये चीजें रट जाएंगी। ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो क्या होगा, ये देखिए इसको ठीक से आप पढ़िए और कोशिश करिए कि आपसे हो पाएगा या नहीं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करिए। क्या शॉर्ट क्या है, अब तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस कुछ बचा ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे डिस्काउंट में रख दो और ये हमारे प्रॉफिट में रख दो। हो गया। चलिए हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सुनिए, यहां आपको बताया गया है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट पाकर कुछ वस्तुएं खरीदता है। क्या किया
कि ये हमारे पास होल सेलर है। कौन सा है ये? होल सेलर है, मैंने कह दिया ये होल सेलर है ये। तो अगर मान लीजिए मैं दुकानदार हूं तो मैं घर में सारा सामान तो बना नहीं सकता, तो मैं भी कहीं ना कहीं से लाता ही हूँगा, हाँ या ना? तो आपसे कहा गया है कि एक व्यापारी है, वो अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट, तो ये हमारे पास क्या है? होलसेलर है, और ये लिखा हुआ है शॉपकीपर है। ये क्या है? शॉपकीपर है, यानी ये दुकानदार है, और ये थोक विक्रेता है। तो अब ये क्या कहता है कि यहां से कोई सामान लाया है, ये यहां कोई भी एमआरपी मान लो आप, जो भी आपकी मर्जी हो। मैंने कहा कि इसको ज्यादा मानता है, ये छोटे मोटे काम करता ही नहीं है, तो इसने 1000 मान ली। आप कहेंगे 100 मान लेना है, तो 100 मान लेना। तो 1000 के सामान को 20% के डिस्काउंट पे खरीदा, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 200, यानी कितने में खरीद के लाया? 800। तो ये शॉपकीपर का क्या है? सीपी। शॉपकीपर का क्या है? सीपी है। ये शॉपकीपर का क्या है? सीपी है। अब आपसे कहा कहता है, ये शॉपकीपर क्या कहता है कि ये कहता है कि मैं 20% डिस्काउंट देकर 25% का लाभ चाहता हूं। मैं इस सामान पे 20% का डिस्काउंट देकर 25% का लाभ चाहता हूं, तो मुझे अपना अंकित मूल्य वास्तविक अंकित मूल्य से कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो हमने यहां कहा कि ये क्या कह रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीपी। देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास? सीपी, और ये क्या होगा? एमआरपी। ये सीपी है, तो ये क्या है? एमआरपी है। तो आपसे कहा जाएगा कि हमने आपको बताया गया है कि सीपी और एमआरपी, तो आप देखते हैं कि सीपी क्या है भाई? तो 100 और माइनस के डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट? 20% का, और 100 प्लस प्रॉफिट यानी 25% का। तो यानी हमने देखा कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 80, और ये कितना आएगा? 125, यानी ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 16:25। कितना आएगा? 16:25। कहने का मतलब ये है कि ये जो दुकानदार है, ये दुकानदार है, अगर 16 रुपए में खरीदता है तो ये क्या चाहता है? 25 रुपए में बेचना चाहता है। अगर ये 16 रुपए में खरीदना चाहता है तो 25 रुपए में बेचना चाहता है। अब इसने खरीदा कितने का है भाई? 800 में। ये दुकानदार कितने में खरीद के लाता है? 800 में। तो यहां से आप देखेंगे कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो ये आएगा 16 गुना 5 80। एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 50। तो आपने कहा इसका एमआरपी कितना बनेगा? तो 1250। इसका एमआरपी कितना बन रहा है? 1250। यानी जो 800 रुपए का सामान लाया है उस पर कितना लिखना पड़ेगा? 1250। जो 800 रुपए का सामान लाया है उस पर कितना लिखना पड़ेगा? 1250। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये न्यू एसपी ये न्यू एमआरपी आया। एक एमआरपी कौन सा था? जिस पे आप सामान खरीद के लाए थे, फिर आपने अपनी दुकान की सील लगा दी और उस पर ये प्राइस लिख दी 1250। तो आपसे कहा है कि आपने पुराने एमआरपी से कितना बढ़ाकर लिखा। आपने पुराने एमआरपी से कितना बढ़ाकर लिखा, ये हम जानना चाहते हैं। पुराने एमआरपी से कितना बढ़ाकर लिखा, ये जानना चाहते हैं। तो पुराना कितना था? कितना था? तो हमने कहा कितना इंक्रीज कर दिया भाई? तो हम देखेंगे कि जो इंक्रीज किया है वो कितना किया है? 250। कहां से किया है? 1000 से। तो 100 पर कितना इंक्रीज हो जाएगा? ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 25%। कितना इंक्रीज हो जाएगा भैया? तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 25%। कितना इंक्रीज हो गया? 25%। आप 100 ले लेंगे तो और आसान हो जाएगा। आप 100 लें, 5 लें, 10 लें, जो भी आप लेंगे आप कहिए तो मैं दोबारा भी बता देता हूं। क्या? ये सीपीएमआरपी का रिलेशन तो हमने बताया 100 प्लस पी अपॉन 100। ये क्या है? ये सीपीएमआरपी का रिलेशन तो हमारा पुराना है। क्या है ये? 100 प्लस डिस्काउंट, ये 100 माइनस डिस्काउंट। ये कई बार लिखा है, आज ही लिखा है 10 बार। तो
तो ये क्या डिस्काउंट कितने का है, 20% का। प्रॉफिट कितना है ये, तो यह मैंने डायरेक्ट जो रिजल्ट हमने पढ़ा है वो लगा दिया। क्यों नहीं बनेगा, ये क्या है, इसको काट देंगे तो रेशियो तो बन जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना, देखिए ये दो हैं इसमें, एक तो हमारे पास क्या है, होल सेलर है, ये क्या है, ये तो होल सेलर है, और एक ये दुकानदार है, शॉपकीपर है, ये लिखा हुआ है शॉपकीपर है भाई, ठीक है ना। तो इसकी चाह क्या है कि ये चाहता है कि प्रॉफिट कितने का ले, तो 25% का, और डिस्काउंट कितने का दे, तो 20% का। तो इसकी ये चाह है। तो यहां से हमने कहा कि इसके सीपी का और इसके एमआरपी का जो रेशियो आएगा, कि अगर हम ऐसा चाहते हैं तो 100 माइनस के डिस्काउंट यानी 80, और 100 प्लस प्रॉफिट यानी 125। तो यह सीपी और एमआरपी का रिलेशन आया है, वो कितना आया है, तो ये आ जाए हमारे पास 16 अनुपात कितना, 25। हाँ या ना, आया है। अब ये कहता है कि इसने इस सामान को कितने में खरीदा है, होलसेलर से। तो आप जानते हैं कि ये जो होलसेलर से सामान को खरीद के लाया है, कितने में लाया है ये देखना पड़ेगा हमें। तो हमने कहा कि होलसेलर के यहाँ जो सामान की एमआरपी अगर मान लो 100 है, तो ये कितने में खरीद के लाया है, 20% डिस्काउंट में, यानी कितने में, 80 में। हाँ या ना। तो होलसेलर कहता है कि इसका सीपी 80 है, और हमारा रेशियो कहता है कि इसका सीपी कितना है ये, तो सीपी 80 है और सीपी 16 भी है, जबकि सीपी तो दोनों एक ही होने चाहिए। यहां से इसमें लाया है 16 की जगह कितना, 100 से 80 में लाया है, और बेचना किस चाहता है कि 16 से 25 में बेचते। तो इसको कुछ नहीं करो आप, वहां 80 है तो यहां भी 80 बना लो, तो कितने का, 5 का। तो ये आएगा 80, तो ये कितना आएगा, 125। अब आपने कहा कि पुराना एमआरपी 100 है और नया एमआरपी कितना है, 125। तो कितना इंक्रीज हो गया भैया, तो 100 से 125 होने का मतलब क्या होगा, 25% बढ़ना। हाँ या ना, हो जाएगा। हो गया, कुछ कहना है, नहीं, कहां फंस गए, कहीं गड़बड़ हो रही है, किसी को पूछना है क्या, कुछ भी पूछना है क्या, इतना सन्नाटा क्यों है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है 139। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर क्या है, 139, पढ़िए जरा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझने में परेशान करेगा, हालांकि आसान है, लेकिन पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा ये परेशान करता है। पढ़िए जरा जल्दी से, करिए करिए जल्दी से करिए। हो गया ना, पहले देखिए आम सोच हमारी क्या होगी। देखिए एक दुकानदार क्या है कि अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट और 30% का लाभ, ठीक है भाई। तो यहां से हमें सीपी एमआरपी का रिलेशन मिल जाता है। सीपी और एमआरपी का रिलेशन क्या मिल जाएगा,
डायरेक्ट लिख दें सीपी एमआरपी का रिलेशन, लिख दें। हाँ ना, मैंने विशाल भाई को पूछ लिया है, अब कोई कुछ कहेगा तो उसकी सुनी ही नहीं जाएगी। तो ये लिखा हुआ 100 माइनस के डिस्काउंट, और ये लिखा हुआ 100 प्लस के प्रॉफिट। तो आपने कहा 100 माइनस डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, तो डिस्काउंट कितने का है भाई, 20% का, तो ये बचेगा 80 और ये बचेगा कितना, 130। हाँ या ना। तो ये सीपी और एमआरपी का रिलेशन आ गया हमारे पास। कितना आ गया, सीपी और एमआरपी का सामान्यतः रिलेशन हमारे पास कितना है, 8 और ये 130। यानी आपसे कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन इतना ही होता और हमसे ये क्वेश्चन क्या कह देता, हमसे पूछना चाहता है फाइंड द रेशियो, हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी और एमआरपी, तो इतना आंसर हो जाता। इसको 8:13 कर देते, कितना कर देते, 8:13, कितना कर देते इसको, 8:13। यानी एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देकर 30% के लाभ की चाह रखता है, तो एसपी-सीपी का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया। हाँ या ना, इतना आ गया भाई। तो अब क्या करना है, अब ये कहता है, ये सामान्य परिस्थितियां ये थी कि अगर हमें 20% का लाभ, ये 20% की डिस्काउंट और 30% का लाभ चाहिए, तो 80 रुपए के सामान पे 130 लिख दो या 8 के सामान पे 13 लिख दो। लेकिन फिर आपने कहा कि भैया ऐसा तो है नहीं, यहां तक क्वेश्चन तो इससे आगे का है। तो आपने कहा इससे आगे कहां तक का है वो बताइए। अब वो कहता है कि अगर वह डिस्काउंट 25% कर दे, तो यहां से अब लगा हुआ है एफ, डिस्काउंट कितना करना है, 25%। इसका 25% का मतलब होता है 1/4, तो 65 और 65 का आधा आएगा 32.5। इसका 25% निकालेंगे तो 130 का 25% कितना होगा, 125/100। ये कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 32.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 32.5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 32.5। तो अब आपसे कहेंगे कि 32.5, इसको कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 97.5। आपने कहा 30 कम करेंगे तो 100 और 2.5 और कम करेंगे तो कितना, ये आ जाएगा। तो आपसे कहा गया है कि अगर डिस्काउंट इतने का दे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखिए पहले डिस्काउंट आपको कितना मिलता था, 20% का। ग्राहक की नजर से देखिए, आपको 20% का डिस्काउंट लेना है कि 25 का। अच्छा चलिए मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूं, उसके बाद बुला देना। लगातार क्या है कि बच्चे अब जो सिलेक्शन वाले हैं वो शादियों में घूमते घूमते अब आ जाते हैं, यहाँ तक आते हैं तो आपसे मिलवा देते हैं। एक और बच्चा एसएससी वाला ही है, बच्ची है, मिलवाते हैं आपसे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां देखेंगे, सुन लो पहले, तो यहां देखेंगे कि आपने कहा कि आप अगर ग्राहक हो तो आप क्या चाह रखते हो, ज्यादा डिस्काउंट की या कम डिस्काउंट की। ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, जितना भी ज्यादा हो सके। तो ग्राहक को अगर डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा तो दुकानदार को भी लाभ ज्यादा होगा क्या। अगर दुकानदार ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो पहले 130 रुपए का सामान था, उस पर ये 20% का डिस्काउंट देता था तो 30% का फायदा लेता था। अब उसी 30 रुपए के सामान पे डिस्काउंट कितना हो गया, 20 से 25। डिस्काउंट कितना हो गया, 20 से 25। तो अगर डिस्काउंट 20 से 25 हो गया तो आपको प्रॉफिट, पहले आपको 30% प्रॉफिट था, वो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो आपने कहा कितना प्रॉफिट होगा, तो हम देख लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि प्रॉफिट हमारे पास कितना है, तो ये है 17.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, 80 पर। तो 100 पर कितना होगा, इसको मैं हटा देता हूं तो 1 0 ये आ जाएगा और ये आएगा 8 दूने 16, 8 गुना 1 ये, तो ये आ जाएगा इतना। यानी ये आ जाएगा हमारे पास 17 सही
हम यहां तक तो पहुंच जाते हैं, यहां तक के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ऐसा सही कह रहा हूं कि गलत? यहां तक तो पहुंच गए होंगे। चलिए भाई साहब, अब आपके होनहार हमारे जो छात्र हैं उनको बुला देते हैं, और आपको अगर क्या है कि कुछ भी जो भी तैयारी के आते समय समस्याएं हो वो आप उनसे डिस्कस कर लेना। उनको भी एक माइक दे देंगे, एक आपको दे देंगे, मैं खड़ा हुआ देखूंगा, ठीक है? स्वागत कर देना भैया, नहीं तो क्या है कि आइए। नहीं, जो आपको आदत हो वो बता देना। नहीं, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ सिर्फ। एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं पहले बता देती हूँ। पहले अपना नाम बता दीजिए, कब से कब तक आपने तैयारी करी, कहाँ हैं, फिर इनके सवाल सुन लेना आप। ओके, अच्छा सवाल भी पूछेंगे क्या? सवाल ये पूछेंगे आपसे, क्या है कि एसएससी का तो पूछने से रहे, अच्छा, जीवन में क्या क्या समस्याएं भुगतनी, आपने क्या क्या भुगती हैं और ये उनको कैसे क्या हैंडल किया है। ओके। माई सेल्फ रितु राय, और मैं 2016 बैच एसएससी सीजीएल से सिलेक्ट हुई थी। उसके पहले मैं यहाँ पे पढ़ती थी, प्रेपरेशन करती थी सर के गाइडेंस में। एंड 16 के बाद मैं सीजीएल में मैंने ऑडिटर की पोस्ट ली थी सीजीडीए में, और मैं अभी करंटली जबलपुर में पोस्टेड हूँ। तो इससे ज़्यादा तो कुछ खास अचीवमेंट नहीं है। एंड मैं भी कभी आप लोगों की तरह यहीं पे हुआ करती थी, एंड सर के गाइडेंस में ही मैंने प्रेपरेशन करी थी। और बस वही है कि मेहनत ही है की टू सक्सेस, और तो कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं होता, सिर्फ मेहनत होती है। और ये होता है कोई शॉर्टकट होता होगा? नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ मेहनत होती है। और ये होता है कि हाँ, लेना है हर हाल में, बाकी सारी चीज़ें साइड लाइन करनी होती हैं। कुछ भी हो, चाहे आपकी लाइफ में आपको अगर कुछ भी करना है तो फिर करना है, कुछ भी हो, तो होली, दिवाली, दशहरा, हाँ ऐसा ही होता है। 26 जनवरी, 14 फरवरी सब एक ही है। अच्छा, आज तो 14 फरवरी है। ओके, मतलब कोई मायने नहीं रखता ना पहले पढ़ाई के आगे। हाँ ये तो है। वेल, इट इज़ वेरी कमेंडेबल कि 14 फरवरी के दिन भी सारे लोग आए हैं भाई। इसलिए आए हैं कि इनके पास अभी कुछ है नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद ही कुछ होगा। जब तक पढ़ाई नहीं, पहले जॉब लीजिए, उसके बाद सब मिल जाता है अपने आप। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं तो कुछ सोच के ही आए होंगे, है ना? तो इस चीज़ को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, ओके? और अगर आप अगर सीरियस हैं तो मिल ही जाएगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जैसे कोई क्रैक नहीं कर सकता, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता जो क्रैक करता है, ओके? आई एम ऑल्सो नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे आइडियल सर हैं, क्योंकि उनकी अचीवमेंट्स मुझसे कहीं ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे सबसे ज़्यादा गर्व इस बात पे होता है कि मैं और सर दोनों एक ही कॉलेज के एलुमनस हैं। साइंस कॉलेज से हम दोनों पास आउट हुए हैं। तो मुझे मेरे अचीवमेंट्स इनके सामने कुछ नहीं लगते। और सीजीएल कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि कोई क्रैक ना कर पाए, ऑर्डिनरी लोग ही करते हैं, मेरे और आपके जैसे। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हैं तो हम लोगों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मेहनत और टाइम का डिफरेंस है। कभी मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ पे बेंचेस पे बैठती थी, और वो मेरा टाइम था मेहनत करने का। मैंने मेहनत की, मुझे यही था कि मुझे जॉब लेनी है। एनी हाउ, मैं आई एम अ मीडियोकर गर्ल, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। थोड़ा सा धीरे बोलिए ये, हाँ। ओके। और मैंने भी ऐसे ही धक्के खाए लाइफ में। सरकारी कॉलेज से बीएससी की, पर ये था कि मुझे लेना था, मुझे कुछ करना था अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो ये है कि इनकी रेगुलरिटी के बारे में पूछिए कि इन्होंने छुट्टियां करी
तो कब करी? मैंने आपसे क्या है कि लगातार अब कल परसों भी एक आया था इंस्पेक्टर था, वो वहाँ जबल उसमें बेंगलुरु में, वो सुबह वाले बैच में आया था एक लड़का। हाँ, तो वो है, या सारे जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे भले ही वो कांस्टेबल भी आए, तो कांस्टेबल के लिए भी आपको रेगुलेटरी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है क्योंकि आपका अगर कांस्टेबल के बारे में सोचते हो तो आपका माइंडसेट उस तरह का है, लेकिन आपको ये हर हाल में आपको रेगुलेटरी, आप इनसे पूछिए कि इन्होंने छुट्टियां कम से कम 1-1.5 साल पड़ी होंगी, तो कितनी छुट्टियां कोई करी? भी नहीं, कोई भी मेरे लिए होली दिवाली कुछ भी नहीं होता था। एंड मैंने स्टेट के एग्ज़ाम भी निकाले थे उस टाइम, एसआई भी, पर मुझे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करनी नहीं थी, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए थी, इसलिए मैंने वो सारी छोड़ दी और मैंने एसएससी पे फोकस किया क्योंकि मेरा वही टारगेट था। तो जॉब कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, फ़र्क इतना होता है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। और कोई भी जॉब ऐसी नहीं है कि कोई क्रैक नहीं कर सकता, इवन यूपीएससी भी ऐसा नहीं है, बस ये है कि आप परसिस्टेंट हो और अपने ना जो एफर्ट्स हैं वो आपके ऑनेस्ट होने चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ उसका कोई आउटकम निकल के आएगा या नहीं, या वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। आप अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाए, बस जो मेहनत है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए और सिर्फ मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमसे कमिटमेंट मांगता है। जैसे बाकी चीज़ें कमिटमेंट मांगती है ना, वैसे एग्ज़ाम भी कमिटमेंट मांगता है। आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही होगी, सही आ रही है। थोड़ा सा बढ़ा देना सर वॉल्यूम, थोड़ा सा आप धीरे बोलेंगे तो सारे। हाँ, देखिए मुद्दे की बात ये है कि जो भी बच्चे हैं, कल परसों में एक बच्चे के साथ बैठा हुआ था, और ऐसा नहीं है कि ये प्रेशर में नहीं आई होंगी, जब ये भी तैयारी कर रही होंगी, कोई ना कोई एग्जाम, हर कोई पहला एग्जाम दे और पहला एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाए, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। हाँ। बहुत सारे एग्जाम्स में कभी कभी लास्ट मोमेंट में रह जाता था। रहने के बाद जो निराशा होती है वो क्या है कि वो इंसान को झकझोर के रख देती है, तोड़ के रख देती है। और वहाँ क्या है कि एग्जाम आने के बाद आपके पास नहीं हुआ और उसके बाद में आप दूसरे दिन से पढ़ाई पे लग गए, तो ऐसे लोगों को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ऐसा ही होता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपका एक एग्जाम हुआ, आपने सालों तक मेहनत की और उसके बाद आप 1-2 नंबर से रह गए और आप उसके गम में डरे हो 10-20 दिन या ज्यादा, तो वो नहीं है। आप वो आज आपका रिजल्ट आया और कल से आप अपने दोबारा से उसी रूटीन पे आ जाएंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप हर हाल में सिलेक्ट कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे, किसी भी जो भी आपका जिस कहीं ना कहीं से मतलब जो है, जो भी आपका टारगेट है। इनका भी क्या है कि ये मेरे हिसाब से इनको इंस्पेक्टर बनना चाहिए था, क्योंकि इनकी तैयारी उस लेवल की थी। अब वहाँ कहीं ना कहीं पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो जो लास्ट मोमेंट पे है, अगर आपसे क्या है कि वहाँ जो भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसने अगर 1-2 क्वेश्चन इधर से उधर कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको ऐसी कुछ भी, वैसे क्या है कि इसमें बच्चे हैं वो ज़्यादातर सीरियस कम लोग हैं, ये हंसते ज़्यादा रहते हैं। तो हाँ पूछा, हाँ ये सीरियस है, आप इसको माइक दे दीजिए और आप इससे नहीं माइक पीछे भी बच्चियां पूछ लेंगी ना कुछ, ये माइक उनको दे। प्लीज़ कोई टफ क्वेश्चन मत पूछना भाई। आपने सीरियली कितने अटेम्प्ट दिए थे, फर्स्ट टाइम या? नहीं, मेरा जो सिलेक्शन था वो 2016 सेकेंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा मेंस बहुत कम मार्जिन से रुका था, लेकिन अच्छा हुआ नहीं रुका, मुझे लास्ट पोस्ट मिलती। अपन पढ़ते ना तो ऐसे कोई कंफ्यूज होता है ना, उनको क्लियर आप मतलब कैसे करते थे? सॉरी, डिप्रेशन वगैरह, मतलब जैसे आप सोचते होंगे सिलेक्शन होगा या नहीं, उसको हाँ, एडजस्ट। जब डिसीजन लेते हैं ना तो वेरी फर्स्ट डे से यही रहता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। हाँ, और ये सबको होता है, और ये जिनके पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उनको सबसे ज़्यादा होता नहीं, है। आपको लगातार ऐसे ही लगता रहा या आपने इसको दूर भी किया? नहीं, मैंने तो ये सोचा कि कैसे नहीं होगा, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं होगा, मेरा ये एटीट्यूड था। नहीं, फिर भी क्या लगता है ना ऐसा तो। हाँ, और मैं हमेशा ना टेस्ट को टारगेट करती थी, मेरे टेस्ट में हाईएस्ट रहना चाहिए, तभी मैं वहाँ जाके कुछ, क्योंकि मैं ये सोचती किया थी। था आपने? क्या? 12th कब किया था? 12th कब किया था? सॉरी, मुझे 2010।
ट्वेल्थ कब किया था, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही सीरियस थी और मुझे कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने जाना था। मैं कॉलेज में बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं थी कि बस हाँ ये है कि मुझे मेरे कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स थे भाई, एबव 70 मेरा परसेंटाइल थे। फर्स्ट ईयर तैयारी फर्स्ट ईयर से मैंने भी हाँ लेकिन मैं कॉलेज के इन्वायरमेंट में इन सब चीज़ों में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था कभी। मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाती थी एंड वहाँ मेरे लकीली वहाँ भी अच्छे मार्क्स थे। आप सर के यहाँ पर मतलब कितने टाइम तक मैथ किया आपने? मेरा जब प्रीलिम्स निकल गया था 16 में शायद मैं तब आई थी यहाँ। अच्छा, मेंस के लिए प्रेपरेशन की थी। हाँ हाँ नहीं 14 नहीं 15 का मेंस था वो। तो मैं 15 का मेंस जब मेरा हो गया था तो उसके बाद हाँ मैं इनके यहाँ जब इनका शुरुआत के इयर्स थे इनके यहाँ पे। आपने इंग्लिश कहाँ से की थी वैसे? इंग्लिश सेल्फ करी है मैंने और इंग्लिश में बहुत मेहनत की, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अच्छा, नहीं वोकैब वगैरह क्या है थोड़ा? हाँ मतलब जैसे मैं हिंदू पढ़ती थी रेगुलर और मेरी भी स्कूलिंग एक नॉर्मल स्कूल से ही हुई थी, बट मेरे को शौक था कि हाँ मुझे थोड़ा अच्छा करना है, तो खुद से ही जैसे बुक्स आती है ना नीतू सिंह वगैरह की तब चलती थी, तो उनसे करती थी ग्रामर वगैरह और उसके बाद न्यूज़पेपर रहता था। तो इंग्लिश मेरी सेल्फ थी, बस मैं मैथ्स के लिए यहाँ आती थी एंड मैथ्स में सर का गाइडेंस बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है। और सर जो है ना मुझे एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगती है कि ये लगातार खुद को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जिस टाइप से अभी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सर के टच में रहूँ, भले ही मैं कहीं पे भी पोस्टेड हूँ, लाइफ टाइम कहीं पे भी काम करूँ, बट ये मेरी इंस्पिरेशन है क्योंकि ये रोज़ मेहनत करते हैं और रेगुलर मेहनत करते हैं। हम तो ठीक है जॉब लेके सेटिस्फाई हो गए, हमारा ऐसा लगता है कि जब हम एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते थे तब हम ज़्यादा क्वालिटेटिव थे कंपैरेटिवली, जितना हमने पढ़ा उतना हमारी जॉब की डिमांड नहीं थी। एग्ज़ाम तो बहुत टफ लेती है गवर्नमेंट, लेकिन अंदर जाके इतना भारी काम रहता नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी हमारी जो उस टाइम पे मेंटेन थी वो अब उतनी नहीं है, लेकिन ये फिर भी अभी भी क्वालिटेटिव बने हुए हैं, तो मैं उनसे जेलस भी हूँ भाई। तो मुझे लगता है ना बिलोंग कहाँ से करते थे आप? क्या बिलोंग हाँ मैं ग्वालियर से ही हूँ। लेकिन कुछ भी हो आपको देख कर जुनून पैदा हो रहा है, लग रहा है कि हम भी ऐसा करेंगे। अच्छा ओके थैंक यू। नहीं भाई हाँ सब कुछ ग्वालियर से ही। नहीं मैं नहीं मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है भाई, मैं लोकल ही हूँ और मुझे सर का नाम किसी टीचर ने सजेस्ट किया था। सर का सेकेंड ईयर था यहाँ पे, सर नए आए थे, तो मेंस के लिए मुझे सच में बहुत अच्छा गाइडेंस मिला था यहाँ से। मैं सेटिस्फाई थी फुली और मुझे लगा था कि मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं टोटली सेटिस्फाई थी यहाँ पे। और मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करती थी कि जो ये पढ़ा रहे हैं, मैं उस टाइम बिल्कुल अटेंटिव रहती थी, बहुत सीरियस, अलग जाके बैठती थी, मुझे किसी से मतलब नहीं होता था, मुझे बस ये कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, मैं इनसे ये जो बोल रहे हैं बोर्ड में क्या पढ़ा रहे हैं वो सब कोऑर्डिनेट करूं, घर जाके अपना होमवर्क प्रॉपरली करूं और फिर मेरा जो अपना सेल्फ टारगेट्स रहते थे डेली के वो मैं करती थी। और मेरे ये रहता था मैं टेस्ट में मैं अपने मेरे हाईएस्ट होने चाहिए और किसी के नहीं होने चाहिए मुझसे ज़्यादा। तो और मैं बिल्कुल श्योर थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो क्योंकि मेहनत करती थी मैं इतना। नहीं कोई मैथ्स नहीं था। नहीं एक्चुअली उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी ना, नहीं कोई बुक थी ना, वो उस टाइम ग्रीन कलर की चलती थी, मैं उसका नाम भूल गई। हाँ किरण की थी वो, हाँ मैं वो थी। हाँ अब तो काफ़ी चेंज हो गया मेरे ख्याल से, बुक्स चेंज हो गई हैं तब से। अभी मैं आप बुक्स के बारे में कोई सजेशन नहीं दे सकती आप लोगों को, सॉरी, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने स्टडी नहीं की एसएससी के ऊपर। हाँ सही बात है, सजेशन देने के लिए ये खड़े हैं, फिर आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, मैंने क्या किया, मैंने क्या गलतियाँ की या फिर मैंने क्या सीखा उस जर्नी से, मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन जहाँ पे आप हैं इनका फुल एक्सप्लॉयटेशन कीजिए, अगर फीस दिए तो ओके, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, गारंटी है, ठीक है?
सारे लोगों को गारंटी है। अच्छा, ओके, ठीक है। सर जैसे आपने बोला कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, सर जैसे आपने बताया कि आपको कोई भी इस कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कंपटीशन का ज़माना है तो उसके साथ स्मार्ट स्टडी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ओके। तो मतलब मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करना भी ज़रूरी है। देखो, मेरे को लगता है ना, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम होने के लिए आपको स्मार्ट होना, ठीक है। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना वो मेहनत होती है, और आपका कंपटीशन लोगों से नहीं होता, आपका कंपटीशन पेपर से होता है, ठीक है। आप सबसे पहले तो ये एनालिसिस करो कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, और फिर अपने आप को उस हिसाब से ग्रूम करो। आप ये मत देखो कि कौन स्मार्ट है, कौन क्या है, कौन कितना क्या कर रहा है। आप ये देखो कि मैं कितना कर रहा हूँ, और मैं इस पेपर के हिसाब से खुद को कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने हमेशा उस टाइम पे, हमारे टाइम पे 15 लाख 20 लाख बच्चे बैठते थे। मैं ये नहीं सोचती थी कभी कि ऑल इंडिया से कितने बच्चे बैठेंगे, वो कहाँ से पढ़ के आए होंगे, सबकी एजुकेशन अलग अलग जगह से हुई होती है, और वो क्या करेंगे, वो कितना पढ़ते होंगे, वो कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा एक्सपोजर है, हमारे पास कम था एक्सपोजर। तो अगर ये सब सोचने बैठेंगे तो हम इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। कंपटीशन पेपर से होता है, हमको पेपर से कंपटीशन करना है, पेपर में मार्क्स लाने हैं। तो आजकल क्या चल रहा है, क्या पूछ रहे हैं, कैसा कुछ चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेपरेशन करो। ओके। फर्स्ट में जैसे प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद कुछ और प्रक्रिया होती है क्या? प्रीलिम्स होता है। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना, तो मुझे ऐसा लगता था सिर्फ प्री और मेंस ही होता है। तब इंटरव्यू पोस्ट हुआ करती थी 2015 तक, उसके बाद इंटरव्यू बंद हो गया था। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मेंस में के बाद और क्या होता है, लेकिन मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई मुझे पता चलता गया। तो अभी जो है वो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी होता है कि ऐसे जो आपका 12th में ऐसे और प्रेसी राइटिंग आती है ना इंग्लिश के पेपर में, लिटरेचर में, बस वैसा ही होता है, वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और उसके बाद एक कंप्यूटर पे स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट। तो वो बाद वाले इतने ज़्यादा वैसे नहीं है कि आपको अभी से प्रेपरेशन करनी पड़े। जो बहुत मेन है वो प्रीलिम्स और मेंस है, और पहले दिन से ही मेंस को टारगेट करके चलोगे तो प्रीलिम्स अपने आप निकलेगा और अच्छे मार्क्स से निकलेगा। और मेंस तो मतलब आपको कुल फोकस जो शुरुआत से ही फर्स्ट डे से फोकस है वो यही करना है कि मेंस में कितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। तो डेफिनेटली अच्छी प्रेपरेशन होगी। और सबसे बड़ी बात कि ठीक है अभी स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम निकलते रहते हैं, उनको भी डिमीन नहीं करना है। कोई भी एग्ज़ाम हो अपने आप में छोटा नहीं होता। अभी तो गवर्नमेंट बहुत हम पे मेहरबान है, एग्ज़ाम ही नहीं करवा रही है बहुत टाइम से, तो इसलिए प्लीज़ बी सीरियस और किसी भी एग्ज़ाम को डिमीन ना करें। सारे एग्ज़ाम्स दें। जैसे मैं बैंक के नहीं देती थी क्योंकि मुझे बैंक का सिलेबस अच्छा नहीं लगता था, उसकी रीजनिंग वगैरह, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करती थी। मैं एसएससी की मैथ्स को टाइम देना ज़्यादा पसंद करती थी। तो मैं बैंक को छोड़ के बाकी जो एग्ज़ाम होते थे ना, जैसे स्टेट वाले भी होते थे, तो वो भी अटैम्प्ट करती थी मैं। वो मेरे निकल जाते थे, मैं छोड़ देती थी क्योंकि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना था। लेकिन ये नहीं कि मैं डिमीन नहीं करती थी किसी भी एग्ज़ाम को। तो इसलिए आप लोग भी, भले ही आपका टारगेट कुछ भी आपको पता होना चाहिए, बट कोई भी एग्ज़ाम डिमीन ना करें। ओके। और फाइनली मैं यही बोलूँगी, सर का पूरा फुल एक्सप्लॉयटेशन करें इनके दिमाग का, ठीक है। पूरे पैसे वसूल करें, जो ये कहते हैं उस हिसाब से पढ़ाई करें, क्योंकि टीचर को अच्छे से पता होता है कि स्टूडेंट को कैसे गाइड करना है, ठीक है। और ये इस फील्ड में है, अप टू डेट हैं सबसे ज़्यादा मुझसे। तो मुझे तो खैर जॉब ज्वाइन किए हुए 3 साल के आसपास हो गए, तो मैं तो इतनी अप टू डेट भी नहीं हूँ।
लेकिन सर अपडेटेड रहते हैं, उन्हें पता होता है और वो कभी भी आपको गलत एडवाइस नहीं देंगे। सो प्लीज़ इनको कम से कम सीरियस लें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस लें और अच्छे से पढ़ाई करें। ओके एंड मुझे लगता है कि ये अपने काम में बहुत सीरियस हैं, बहुत अटेंटिव हैं, तो आप लोग बहुत सही डेस्टिनेशन पे हैं। जैसे मैं भी थी, मुझे भी लगा कि मैं बहुत सही जगह पे आई हूँ। एंड सर को मैंने देखा कि कभी भी वो फालतू की एडवाइस देना या फालतू की जगह बातें करना, इस टाइप की किसी भी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हो सकता है कि अगर आप यहाँ मज़े करने आए हो तो आपको ख़राब लगे, लेकिन अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप बहुत सही जगह पे हैं और मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा यहाँ से, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू एवरीवन। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या है कि हम लोगों का जो सबसे, देखिए पैसा वैसा तो सब कुछ आता रहता है, लेकिन जो असली जो हमारा जो रिज़ल्ट है या असली जो खुशी है तो मुझे दो ही कामों में होती है। वैसे तो होती है, तो अगर क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है मुझे पढ़ाते समय, और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे होती है तो अगर कोई बच्चा ये कहने के लिए आता है कि भले ही वो झूठ बोल रहा हो लेकिन ये कहता है ना कि आपकी वजह से हो गया। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए बच्चा पूरा का पूरा क्रेडिट दे देता है, लेकिन वो अच्छा लगता है तब भी, वो भले ही मेहनत मेरी थी लेकिन गाइडेंस आपका था। और अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे दिल्ली जाना पड़ता, ज़्यादा खर्चा करना पड़ता, तो मैं काफ़ी सस्ते में निपट गई। तो आपका क्रेडिट है। ये जो है ये 2-3 हैं, और इसके अलावा अगर मैं तीसरे नंबर पर जाता हूँ तो मैं क्या है, फिर मेरा बैडमिंटन से काफ़ी लगाव है, तो तीसरे नंबर पर मुझे ये काम ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इससे क्या है कि ये जो अप टू डेट बने रहना, मेहनत करने की आदत इससे बनी रहती है, क्योंकि सवेरे सवेरे जब आप उठते होगे तब तक मैं 2 घंटे पसीने बहा लेता हूँ, तो उससे क्या है कि आलस नहीं आता है, और आलस नहीं आता है तो इसलिए आपको और आपको आगे आने वाले लोगों को अभी तो पढ़ाएंगे कुछ साल तक, और जैसे अभी आप ये आई हैं इसके बाद आप लोग आएंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी क्या है कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको ये लगता ही नहीं है कि हमारा सिलेक्शन यहाँ बैठ के हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती। उन्होंने एक वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, फिर वो कहेंगे अगर वहाँ पढ़ें या यहाँ पढ़ें, तो इस तरह के क्या है कि तमाम तरह के कन्फ्यूजन बने रहते हैं इनको। ये अच्छी बात है कि हमारे टाइम पे यूट्यूब और ये सब ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी, तो हम लोग ज़्यादा अटेंटिव थे। तो इसलिए जो आपके टारगेट्स हैं प्लीज़ अटेंटिव रहें और किसी चीज़ के भटकाव में ना आए कि अगर ये चीज़ सामने वाला कह रहा है तो वो सही होगी। हर किसी की सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करें। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ सबसे पहले। ओके, और मेहनत सबसे बड़ा होता है। कोई स्मार्टनेस नहीं होती है और कोई कैम्ब्रिज हार्वर्ड जैसा कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम में सारे टाइप के लोग बैठते हैं और सिलेक्शन भी सारे टाइप के लोग लेते हैं। मैं हूँ डिपार्टमेंट में, मैं जानती हूँ मेरे डिपार्टमेंट में हर टाइप के लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आईटी इंडस्ट्री से जॉब छोड़ के आए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आईआईटी से पढ़ के आए हैं और ऑडिटर की जॉब कर रहे हैं, और हम जैसे भी हैं जो सरकारी कॉलेज से पढ़ के बीएससी करके गए हैं और सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये मत समझो कि मैं कमतर हूँ, कभी भी खुद को डिमीन नहीं करना, ठीक है। हमेशा मेहनत करो, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मेरे लिए भी सबसे बड़ी चीज़ वही है, और मैं जहाँ आज यहाँ पे हूँ वो मेहनत की वजह से ही हूँ। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के जीवन के लिए। थैंक यू सर। चलिए।